हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कार एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज है हमारे 30 जनवरी और 30 जनवरी का जो थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम है एसएससी जीडी का, वो एग्ज़ाम हो चुका है कंप्लीट। उस एग्ज़ाम्स के आज की जो शिफ्ट के एग्ज़ाम हुए उस एग्ज़ाम के मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 20 क्वेश्चन। वो जो कि जीके और जीएस के हैं, सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो हमें मिल चुके हैं। जो एक्चुअल क्वेश्चन हैं वो जो पेपर में या फिर एग्ज़ाम में आए थे वो सारे के सारे क्वेश्चन हैं। तो हम करने वाले वीडियो को स्टार्ट। इससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। क्या कर ले, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल को कर दे ऑल पर सेलेक्ट, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। तो चलते हैं और वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के, और देखते हैं कौन सा है अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो जो तो दोस्तों, पहला अपना जो क्वेश्चन आता है वो आता है सोनपुर पशु मेला किस राज्य में लगता है। जो आपका सोनपुर पशु मेला है यानी सोनपुर पशु मेला है वो भारत के किस राज्य के अंदर लगता है। तो चलते हैं देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। तो सोनपुर पशु मेला बिहार के सोनपुर में हर साल कार्तिक पूर्णिमा यानी भारतीय जो महीने उनके अनुसार कार्तिक पूर्णिमा और जो अपने ईस्वीसन के जो मंथ आते हैं उनमें नवंबर दिसंबर में लगता है। ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। मेले को जो जो आपके सोनपुर पशु मेला है, इस मेले को हरिहर क्षेत्र मेला भी कहा जाता है। इस मेले को क्या कहा जाता है? तो इस मेले को कहा जाता है आपके हरिहर क्षेत्र पशु मेला के नाम से भी जाना जाता है, जबकि स्थानीय लोग इसे छत्र मेले भी कहते हैं। जबकि जो स्थानीय लोग हैं वो इसे क्या कहते हैं, छत्र मेले के नाम से भी जानते हैं। और देखते हैं अपना आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। जो आपका सांची स्तूप है उसका निर्माण किसने करवाया था। थोड़ा सा हाँ, देख ले, जो सांची स्तूप है उसका निर्माण किसने करवाया था। सांची स्तूप महान मुख्य स्तूप मुख्यतः सम्राट अशोक ने तीसरी सदी ईसा पूर्व में यानी किसने बनाया था। यानी पूछा किसने करवाया था, तो निर्माण करवाया था इसका करवाया था अशोक महान ने। किसने करवाया था, तो इसका निर्माण कराया था आपके अशोक महान ने कराया था। बाद में इस सांची के स्तूप को सम्राट अग्निमित्र शुंग ने जीर्णोद्धार कराकर और बड़ा और विशाल बना दिया था। यानी इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था, इसका जीर्णोद्धार कराया था आपने सॉरी, तो इसका जीर्णोद्धार कराया था आपके अग्निमित्र शुंग ने करवाया था। उसके बाद में यानी किसने करवाया था इसका निर्माण। अगर निर्माण की बात करें तो निर्माण तो कराया था आपके अशोक महान ने, जो आपके कलिंग के युद्ध से संबंधित रखते थे। और कलिंग के युद्ध में जब वो हार गए थे तो जब उन्होंने जीते थे, कलिंग का युद्ध ये जीते 261 ईसा पूर्व में हुआ था। और इसमें जब उन्होंने ये बहुत खून खराबा देखा तो उससे इनका हृदय परिवर्तन हो गया और बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। उन्होंने किसका सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था और बाद में इसका जीर्णोद्धार किसने कराया था, इसका जीर्णोद्धार करवाया था आपके अग्निमित्र शुंग ने करवाया था। तो चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आता है कार्बोहाइड्रेट का निर्माण शरीर में कहाँ बनता है। यानी जो शरीर में कार्बोहाइड्रेट है उसका निर्माण कहाँ पर होता है। ये यहाँ पर है, थोड़ा ऊपर नीचे हो चुका है हमारे, कोई नहीं। लेकिन लार एंजाइम दांतों द्वारा पीसने की क्रिया की मदद से कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में तोड़ लेता है। अग्नाशय एंजाइम छोटे आंतों से आगे कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। यानी कार्बोहाइड्रेट है वो आपके दांतों से पीसने के लिए बनता है। यानी दांतों से जब खाने को पीसते हैं तो तब कार्बोहाइड्रेट बनता है। उसके बाद में आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई किससे संबंधित हैं। जो आपके मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई हैं वो किससे संबंधित हैं। तो ऐसा है, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई भरतनाट्यम से संबंधित या भरतनाट्यम की प्रसिद्ध प्रवर्तक थी। इनकी शैली को पांडुलूर और स्कूल्स ऑफ भरतनाट्यम के तौर पर जाना जाता है। यानी ये किससे संबंधित है, तो ये भारतीय भरतनाट्यम से संबंधित है। और इनकी जो शैली थी इसे पंडालनुलुर स्कूल ऑफ भरतनाट्यम के तौर पर जाना जाता है। यानी कि किससे संबंधित थी, ये मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई थी, वो संबंधित थी आपके भरतनाट्यम से। इससे रिलेटेड कुछ और भी जैसे कि डांस होते हैं उनके भी हम, जैसे शास्त्रीय नृत्य होते हैं उनके भी हम कुछ संगीतकार हैं या फिर जो भी इनसे प्रसिद्ध जो महिलाएं हुई हैं, जो भी व्यक्ति हुए, उन व्यक्तित्व का अगर नृत्य की बात करें हम भरतनाट्यम, तो ये किस राज्य का है, तो ये आता है आपके तमिलनाडु का। इनसे प्रसिद्ध अगर भरतनाट्यम के प्रसिद्ध कलाकारों की बात करें तो उसमें आता है रुक्मणी देवी, अंडुलेड, बाला सरस्वती, पद्य सुब्रमण्यम। और उसके बाद में अगर बात करें हम कुचिपुड़ी की, तो ये कुचिपुड़ी आता है आपके आंध्र प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है। और इससे प्रसिद्ध अगर कलाकारों की बात करें तो इसमें आता है शोभा नायडू, आता है राजा और राधा रेड्डी, यामिनी रेड्डी, अरुणिमा कुमार आदि आते हैं। अगर बात करें अपन सतारिया नृत्य की, तो ये किसका
है असम का है, यानी असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो सतारिया है। उसके बाद में अगर सतारिया के प्रसिद्ध कलाकारों की बात करें तो आते हैं आपके रंजुमोनी, श्रीमता शंकरदेव आदि से प्रसिद्ध कलाकार आते हैं। उसके बाद में चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है, यानी साक्षरता दर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बहुत सारी शिफ्टों में पूछे जा चुके हैं। वर्ष 2012 के 11 की जनगणना के परिणाम बताते हैं कि देश की साक्षरता में वृद्धि हुई है। देश में साक्षरता दर पुरुषों के लिए 74.04%, यानी जो पुरुषों की दर थी वो 74 से आपके हो गई हैं कितनी, सॉरी अगर हम देखें, हाँ, यानी देश की अगर कुल साक्षरता दर बात करें तो वो थी आपके 74, अगर पुरुषों की बात करें तो वो थी 82.14, और महिलाओं की बात करें तो वो थी आपके 65.46%। अगर बात करें हम केरल की, तो केरल की साक्षरता परसेंट थी आपके 93.91% थी, अगर प्रतिशत में देखें तो। अगर इसके बाद में प्रतिशत की साक्षरता दर और बाकियों में देखें तो लक्षद्वीप के द्वारा लक्षद्वीप की हैं आपके 92.28%। उसके बाद में मिज़ोरम की हैं, अगर मिज़ोरम की बात करें तो मिज़ोरम की आपके 91.98% है। यानी अगर बात करें नंबर 1 पर आता है आपके केरल, नंबर 1 पर आता है केरल, नंबर 2 पर आता है आपके कौन, मिज़ोरम, नंबर 3 पर आता है आपके त्रिपुरा। कौन आता है नंबर 3 पर, अगर राज्यों की बात करें तो नंबर 3 पर आता है आपके त्रिपुरा। कौन आता है, तो त्रिपुरा आता है नंबर 3 पर। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके, गरीबी हटाओ आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। तो इसे देखो, गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी के 1971 के चुनाव अभियान का विषय और नारा था। यानी जो इंदिरा गांधी का चुनाव हुआ था उस समय 1971 की, उस समय जो चुनाव अभियान था उस अभियान का नारा भी था। अगर बात करें पंचवर्षीय योजना की तो ये था आपके 5वीं पंचवर्षीय, यानी 5वीं योजना डीडी धार के विकास के उच्च दर, आय को बेहतर वितरण, घरेलू दर बहुत महत्वपूर्ण वृद्धि को बढ़ावा देने के माध्यम से 2 मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रस्ताव रखा। गरीबी हटाओ, यानी गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। ये किस पंचवर्षीय को योजना की है, तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना की है जो वाक्य हैं वो। उसके बाद में अगर बात करें तो योजना कृषि, यानी जो पंचवर्षीय योजना थी, कौन सी 5वीं पंचवर्षीय योजना, इसमें क्या था, कृषि उत्पादन, रक्षा और आत्मनिर्भरता पर भी केंद्रित था। 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने योजना को अस्वीकार कर दिया। यानी 1978 में इस जो मोरारजी देसाई की जो सरकार आई थी, उस सरकार ने जो भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना थी उसको कर दिया था अस्वीकार। उसके बाद में 1974 से 1979 की अवधि के लिए पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया गया था। यानी 1974 से 1969 का जो 4 साल आपके जो 4 साल का या 5 साल का जो भी गैप रहा था, उस गैप को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद में अगर बात करें उद्देश्य सरकार के जो मतलब इसका उद्देश्य था, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका उद्देश्य था कि आपके रोजगार के स्तर को बढ़ाना और गरीबी को कम करना और आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा था। उसके बाद में अगर बात करें पहली पंचवर्षीय योजना, यानी पहली पंचवर्षीय योजना हुई थी आपके 1951 से 1956 तक। इसे कहा जाता था ये डोमर नाम हुआ था, यह महानोबलिस विषयक शैली भी जाना, जिसे महानोबलिस शैली भी कहा जाता है। इस योजना में कृषि, सिंचाई और विद्युत परियोजना को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई। इसमें किस चीज़ को, यानी पहली पंचवर्षीय योजना की में पूछ सकता है, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें किस चीज़ को जो प्राथमिकता दी गई थी, तो उसमें कृषि, सिंचाई और विद्युत को उसमें प्राथमिकता दी गई थी। उसके बाद बात करें दूसरी पंचवर्षीय योजना, इस शैली विषयक ने सुझाव दिया, मतलब दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें भारी उद्योगों पर जोर दिया गया था। किस पर, यानी अगर हमसे पूछ सकता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना पर किस पर जोर दिया गया था, उसमें भारी उद्योगों पर जोर दिया गया था। एक हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आपके त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन, यानी मुख्यमंत्री से 2 क्वेश्चन आए थे। एक पूछा था तो कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है, तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री आपके माणिक शाह। उसके बाद में एक क्वेश्चन आता था आपके, एक क्वेश्चन आया था कि गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, तो गोवा के मुख्यमंत्री हैं आपके प्रमोद सावंत गोवा के 13वें और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। सावंत गोवा विधानसभा में, यानी जो प्रमोद सावंत हैं वो गोवा विधानसभा के सैमेलिक निर्वाचन क्षेत्र का
का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और ये पेशे से आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं। यानी जो प्रमोद सावंत है वो क्या है, एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं और ये भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं। उसके बाद में देखें कि गोवा के जो राज्यपाल हैं, यानी गोवा के जो वर्तमान राज्यपाल हैं वो कौन है, तो वो हाँ आते हैं आपके PS श्रीधरन। कौन आते हैं, तो आते हैं आपके PS श्रीधरन। उसके बाद में अगर आगे देखें अगर उसके बाद में हमें आगे देखें कि जो भारत का राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान है, यानी राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में क्या निहित हैं, जो भारत का राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान है उसमें क्या चीज़ें निहित की गई हैं, तो संविधान का पालन करते हुए राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय सम्मान का हमें ये क्या जो ये हैं, हमें जो राष्ट्रगान में क्या है मेनली हमारे जो हमारे कर्तव्य हैं वो कर्तव्य का ही किया गया है। उसमें बताया गया है जो हमें संविधान का पालन करते हुए राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का हमें सम्मान करना चाहिए और स्वतंत्रता संग्राम के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करें। जब आह्वान किया जाए तो देश की रक्षा और कर्तव्यों का पालन करें। भाईचारे की भावना का इसमें बताया गया है। उसके बाद में इसमें कहा गया है कि मिश्रित संस्कृति को जीवित रखना है हमें। उसके बाद में है कि हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं वही बताए। उसके बाद में है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, वैज्ञानिक सोच विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित, यानी जो सार्वजनिक संपत्ति हैं उसको हमें किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचा। उसके बाद में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना। और एक अभी फिलहाल हाल ही में जोड़ा गया एक और आपके हैं मौलिक कर्तव्य हैं जो कि आपके आता है अनुच्छेद 21A के अंदर आता है। किसके अंदर, अनुच्छेद 21A के अंदर आता है। उसमें क्या है कि सभी माता पिता और अभिभावक की जिम्मेदारी है कि वे अपने 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल जरूर भेजें। ये आपकी शिक्षा का अधिकार भी इसे कह सकते हैं, राइट टू एजुकेशन RTE कहते हैं। जो स्कूलों में एडमिशन होते हैं वो भी इसी के तहत आता है। अब देखते हैं भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, यानी भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो कौन सा है। अब भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, अभी देखते हैं भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। सभी वाणिज्य बैंकों का संचालक है। यह भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को एक निजी बैंक के रूप में हुई थी, परंतु भारत के स्वतंत्र होने के बाद इसका राष्ट्रीयकरण हुआ तथा भारत सरकार का इस पर पूर्ण स्वामित्व हो गया था। यानी इसकी स्थापना हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक की 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और ये भारत का क्या है, केंद्रीय बैंक है। जब इसकी स्थापना हुई थी तब ये एक निजी बैंक था, लेकिन बाद में जब इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, ये 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था आपके 1935 के अंदर हुआ था। कब हुआ था, 1935 के अंदर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तब इसे भारत का केंद्रीय या सरकारी बैंक घोषित कर दिया गया था। उसके बाद में अगर बात करें शुरुआती दौर में इसका मुख्यालय कोलकाता में था, कोलकाता में स्थापित किया गया था, जो 1937 में पूरी तरह मुंबई महाराष्ट्र में स्थापित कर दिया। यानी शुरुआत में इसे कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो इसे स्थापित किया गया था आपके कोलकाता में। उसके बाद में इसे कहाँ से, कोलकाता से ट्रांसफ़र कर दिया आपके मुंबई में। ये कोलकाता में स्थापित किया गया 1937 में, उसके बाद में मुंबई में लिया है और उसके बाद में हो गया काम पूरा। तो आज के लिए गाइस इतने ही क्वेश्चन है हमारे, इतने ही क्वेश्चन है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तब चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।